Okay, dear students, so we are going to start the study of calculus. जैसा कि अभी तक आपको पता ही है, कैलकुलस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स का. सही है. तो आप सोच रहे हो अगर ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है तो हम यहां फिजिक्स में कैलकुलस को क्यों पढ़ रहे हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है. तो कैलकुलस वो मैथ्स है जो हमें आनी चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है. ऐसे मैं आपको कैलकुलस के बारे में बताऊं अगर, तो कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्रांच ऑफ मैथ्स. इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि कैलकुलस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड. जब आप पढ़ेंगे कैलकुलस स्टूडेंट्स और इसको बहुत डीपली समझेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि कैलकुलस बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्रांच होता है मैथ्स का. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और उतना ही सिंपल भी होता है. अमेजिंग ब्रांच ऑफ मैथ्स, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ब्रांचेस. स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि इस अमेजिंग ब्रांच का इन्वेंशन किसने किया था. न्यूटन एंड लेबनीज, इन दोनों ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया था. न्यूटन को तो आप जानते ही हैं, महान फिजिसिस्ट. लेबनीज जो थे वो मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन. ठीक. इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इन दोनों ने मिलकर कैलकुलस का इन्वेंशन नहीं किया था. 17th सेंचुरी में न्यूटन ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस का इन्वेंशन किया था और लेबनीज ने इंडिपेंडेंटली किया था. मतलब दोनों सेम टाइम पे कैलकुलस पे वर्क कर रहे थे, उसके इन्वेंशन पे वर्क कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे. ठीक. तो साइंस की हिस्ट्री में बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है कि कैलकुलस के इन्वेंशन का क्रेडिट लेबनीज को दिया जाना चाहिए या न्यूटन को दिया जाना चाहिए. ठीक. बट एनीवे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो फिजिक्सिस्ट वाले लोग हैं तो थोड़ा सा न्यूटन को तो फेवर करेंगे स्टूडेंट्स. तो मैं आपको बताऊं कि न्यूटन ने कैसे कैलकुलस का इन्वेंशन किया था. न्यूटन तो ग्रेट फिजिसिस्ट थे ही. ठीक है. तो वो फिजिक्स पे अपनी बहुत एग्रेसिव रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाके वो फंस गए. वो इसलिए फंस गए क्योंकि मैथ्स जो थी वो उनको रोक रही थी. फिजिक्स पढ़ने के लिए तो मैथ्स की जरूरत होती है ना. तो वो अपनी फिजिक्स की रिसर्च में एक जगह पे रुक गए क्योंकि फर्दर मैथ्स जो थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी. ठीक. तो फिर उन्होंने मैथ्स पे वर्क करना शुरू किया और 2 साल लगे उनको. 2 इयर्स तक वो मैथ्स पे काम करते रहे और फाइनली कैलकुलस का इन्वेंशन उन्होंने कर डाला स्टूडेंट्स. ठीक है. चलो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कैलकुलस जो है बहुत ही डीप सब्जेक्ट होता है. जब आप इसको मैथ्स में पढ़ोगे तो यू मे स्टडी इट फॉर समथिंग लाइक 50-60 आवर्स. बहुत ही लंबा टॉपिक होगा. ठीक. लेकिन स्टूडेंट्स हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें बस उतना ही कैलकुलस पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरी है. ठीक है. तो वी विल बी स्टडिंग मे बी समथिंग लाइक 2 आवर्स सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक. यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी दूसरे टीचर या कोचिंग का हेल्प ले रहे हो तो मे बी दे विल बी टीचिंग यू कैलकुलस टू ग्रेटर डेप्थ. लेकिन उससे आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ड्रोन स्टडी में तो कम ही कैलकुलस पढ़ा गया. नो, उतना कैलकुलस हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं जितना आपको जरूरत होगी. लेकिन कई बार लोग थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा देते हैं क्योंकि कैलकुलस तो कितने भी डेप्थ में पढ़ा जा सकता है. ठीक है. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड स्टूडेंट्स. विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव. आवर एम इज टू कम टू फिजिक्स एज सुन एज पॉसिबल टू, सो वी विल स्टडी एज मच ऑफ कैलकुलस एज इज नीडेड फॉर अस. ठीक है. राइट नाउ. तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक सिंबल की बात करेंगे. ऐसा सिंबल कैलकुलस में कई बार देखने को मिलता है. ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसको प्रोनाउंस करते हैं डेल्टा. ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज. जैसे मैं आपको एक सिचुएशन लेके समझाऊं. सपोज करो कि आपके क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. फिर कुछ और बच्चे आते हैं आपके क्लासरूम में और 60 स्टूडेंट्स हो जाते हैं. हो सकता है ना ऐसा स्टूडेंट्स. तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि चेंज in number of students, change in number of students is equals to 60 minus 50, that is 10. सही है. इसी बात को थोड़ा शॉर्ट में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं डेल्टा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10. ठीक. यहां पे हमने डेल्टा सिंबल बना दिया. इसका मतलब हम चेंज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. आप समझ गए होंगे. सपोज करो आपके पास 500 रुपीज थे. ठीक है स्टूडेंट्स. आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको और कुछ पैसे दिए जिससे कहा आपके पास 800 रुपीज हो गए. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं डेल्टा रुपीज यानी चेंज इन रुपीज इक्वल्स टू 300. ठीक है.
तो इस तरीके से डेल्टा सिंबल का यूज होता है, वेरी सिंपल। एक और टर्म यहां पे समझना चाहते हैं, इन्फिनिटी। शायद इसके बारे में तो स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा कि इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने के लिए ऐसा समझा सकता हूं कि सपोज करो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो आप अच्छे से जानते ही हैं, उस पर ये ओरिजिन है, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर लाइन पे जो सबसे बड़ा नंबर आ सकता है वो बताओ, लार्जेस्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे जो लार्जेस्ट नंबर आ सकता है वो बताओ। तो पता है स्टूडेंट्स कौन सा नंबर होगा? 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 100, 1000, 10,000, ऐसे तो नंबर तो बढ़ते ही जाएंगे ना, नंबर तो बढ़ते ही जाएंगे, आपको पता है। आप इनफैक्ट बता ही नहीं पाओगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो यहीं पर इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, ठीक। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंफिनिटी इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ऐसा सोच सकते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। इस नंबर लाइन पे जो सबसे बड़ा नंबर आ सकता है उसको हम इंफिनिटी बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो आप मतलब समझ रहे होंगे कि इंफिनिटी एग्जैक्टली कौन सा नंबर है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। इंफिनिटी एग्जैक्टली कौन सा नंबर है हम नहीं बता सकते, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स कि ये देखो मैं बहुत बड़ा नंबर लिख रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर लिख रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्या ये इंफिनिटी है? नहीं, इंफिनिटी जो है वो इससे भी बड़ा नंबर है। चलो कुछ और जीरो ऐड कर दिए, तो क्या ये इंफिनिटी है? नहीं स्टूडेंट्स, इंफिनिटी जो है वो इससे भी बड़ा है। क्या ये नंबर इंफिनिटी है? नहीं स्टूडेंट्स, इंफिनिटी जो है वो इससे भी बड़ा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हो सकता है दैट इज इंफिनिटी। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए इंफिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बोली नहीं जा सकती। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इंफिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट, इंफिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और स्टूडेंट्स इंफिनिटी को जनरली इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये सिंबल कहीं लिखा हुआ है तो मतलब है कि इंफिनिटी मतलब बहुत ही बड़ा एक नंबर, बहुत ही बड़ा एक नंबर, इतना बड़ा कि हम उसको लिख भी नहीं सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा, वेग कॉन्सेप्ट है इंफिनिटी का। जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वेग है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम फिजिक्स में, मैथ्स में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा, बट आई एम श्योर कि जितना अभी आपने समझ लिया होगा ना, जितना अभी आपको डाइजेस्ट हुआ होगा उतना काफी है, उतना काफी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंफिनिटी के अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। शायद आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, बहुत छोटा कोई नंबर मुझे लिखना हो, सपोज करो बहुत छोटा नंबर लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है, लेकिन पॉजिटिव ही, लेकिन बहुत छोटा नंबर लिखना है, तो क्या लिखोगे आप बताओ? क्या ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है? क्या ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि इससे भी छोटा नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है? नहीं स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि इससे भी छोटा नंबर लिखा जा सकता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं आपको यह बोलूं कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर लिखना है, तो आप नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि आप कोई भी नंबर लिखोगे उससे और छोटा लिखना पॉसिबल है। यहां 5 जीरो और ऐड कर दो और छोटा हो गया, 10 जीरो ऐड कर दो और छोटा हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर वो नंबर होता है जो दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ वर्ल्ड, उसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर मतलब दुनिया का सबसे छोटा नंबर, उसको भी लिखना है सच पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे एक सिचुएशन देखते हैं स्टूडेंट, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट्स, ये एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। उसकी कुछ लेंथ होगी, उसके लेंथ को हम एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे कुछ भी लेंथ हो सकती है, उसको एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करके आ रहे हैं, एक दूसरी रॉड लेके आ रहे हैं, एक दूसरी रॉड लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उसको इससे ज्वाइन कर दिया हमने, इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सपोज कर लो वो जो रॉड है वो 1 मीटर की है, उसको इससे लाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
तो अब ये जो रॉड बनी उसका लेंथ बढ़ गया स्टूडेंट्स, उसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। हम लिख सकते हैं कि रॉड की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सही है, 1 मीटर से जो लेंथ है वो बढ़ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज को हम डेल्टा सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा की हमने बात की, और लेंथ जो है वो एक्स से डिनोट की जा रही है, एक्स से डिनोट की जा रही है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब फिर से ऐसा एक्सरसाइज करते हैं कि वही रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ एक्स है। ठीक है, उसकी लेंथ को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये वाली रॉड लाके उससे अटैच नहीं कर रहे हैं, ये रॉड हमने किसी को दे दी, मतलब ये रॉड किसी को हमने दे दी। ठीक है, उसने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो उसमें से एक टुकड़ा हमने अब लाके अटैच किया, तो उसका लेंथ ऑब्वियसली 0.5 मीटर होगा। ठीक, तो इस केस में स्टूडेंट चेंज इन लेंथ कितनी हुई बताएं आप, 1/2 मीटर। सही है, फिर स्टूडेंट्स यही काम हम दोबारा करते हैं। सपोज करो यही रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ एक्स है। ठीक है, अब हमने ये वाला पीस भी ऐड नहीं किया, ये वाला पीस ऐड नहीं किया, फिर से ये किसी को दे दिया हमने, उसने इसके 2 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा लाके हमने यहां पे अटैच कर दिया, तो उसका लेंथ होगा 1/4 मीटर। तो इस केस में डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स कितना हो जाएगा, 1/4 मीटर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, यही रॉड है फिर से हमारे पास जिसका लेंथ हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है वो हमने फिर से ऐड नहीं किया, ये हमने किसी और को दिया, उसने इसके 2 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा हमने इसे अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब चेंज इन लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट्स 1/8 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि ये रॉड लिया फिर से जिसकी लेंथ है एक्स। ठीक है, अब ये छोटा टुकड़ा फिर से हमने किसी को दिया। ठीक है, तो उसने इसको 2 पार्ट में काटा, फिर से किसी को दिया, उसने 2 पार्ट में काटा, फिर से किसी को दिया, फिर से 2 पार्ट में काटा, फिर से किसी को दिया, उसने फिर से 2 पार्ट में काटा। तो हर बार इस छोटे टुकड़े की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इस छोटे टुकड़े की लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, आप समझो कि हमने दुनिया में जितने आदमी हैं सबको दिया, सबने एक एक करके इसके टुकड़े किए। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो टुकड़ा हमारे पास पहुंचेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, सोच के देखो। पहला टुकड़ा 1 मीटर, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। सपोज को दुनिया के सारे आदमी जो आज तक अर्थ पे रहे हैं, जन्मों जन्मांतर से, उन सब ने एक एक बार इसका टुकड़ा किया, सपोज करो। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एक टुकड़ा हमारे पास बचेगा वो कितना छोटा होगा, सोचे देखो, बहुत छोटा होगा स्टूडेंट्स, बहुत छोटा। उस छोटे से टुकड़े को तो मैं बना भी नहीं सकता, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आके मैंने अटैच किया। ठीक है, तो अब जो चेंज इन लेंथ होगी रॉड में, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख पाऊंगा क्या, कभी नहीं लिख पाऊंगा। उसको मैं बोल सकता हूं इट विल बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा। आप समझ रहे हो, वो बहुत ही छोटा होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा। ठीक है, ठीक, तो ये है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चीज, और उसको लिखने का तरीका होता है dx। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि अब यहां पर जो चेंज इन लेंथ हुई है, चेंज इन लेंथ दैट इज dx। डेल्टा एक्स नहीं लिखूंगा, dx लिखूंगा। dx लिखते ही आप समझ जाओगे कि चेंज की बात हो रही है, लेकिन बहुत ही छोटे चेंज की बात हो रही है, बहुत ही छोटे चेंज की बात हो रही है। ठीक, डेल्टा एक्स में कहीं पे लिख रहा हूं तो दैट इज अ लार्ज चेंज इन एक्स, लार्ज चेंज इन एक्स। ठीक है, लेकिन अगर बहुत छोटा चेंज हो रहा हो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो फिर इसको डेल्टा की जगह पे डी लिखते हैं, डेल्टा की जगह पे डी लिखते हैं। ये जो डी है आप समझ सकते हैं कि वो डेल्टा वर्ड से ही आया है। ठीक है, ठीक है, तो dx रिप्रेजेंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक, तो आपको सिंबल भी पता चल गया कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चीजों को कैसे लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने का टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंट। तो बड़ा छोटा सा टर्म है टाइम इंस्टेंट और एक इंस्टेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है यह समझना जरूरी है। हो सकता है कि आप समझ भी गए हो जैसे ही मैंने लिखा हो। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो आप कार चला रहे हो, ठीक है, या बाइक चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो। ठीक है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, सपोज करो अपने आप घर से सिनेमा जाते हो। ठीक है, ऐसा तो आप करते ही होगे। ठीक,
तो आप घर से सिनेमा तक जाते हो, तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की t=0 पे और t=500 सेकंड पे आप सिनेमा पहुंच गए, सपोज करो ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो टाइम है 0 से 500 सेकंड तक का, ये एक टाइम इंटरवल हो गया। दिस इज अ टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल का मतलब है स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा बोल सकते हैं आप, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। एक स्पैन ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है। सही है स्टूडेंट्स, आप समझ में बात। यहां पर अगर मैं डेल्टा टी लिखने भूला जाए, डेल्टा टी, तो हम क्या लिखेंगे, 500 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 500 सेकेंड माइनस 0, तो डेल्टा टी विल बी 500 सेकेंड्स। तो दिस इज डेल्टा टी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम इंटरवल का मतलब, जो आप अच्छे से समझते हैं। अब ये इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बेसिकली, इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम, एक पल, एक पल। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहां पे कार से आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है। तो कभी ना कभी कार जो है आपकी यहां पर होगी, कभी ना कभी जो कार है आपकी यहां पर होगी, कभी ना कभी जो कार है आपकी यहां पर होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक पल होगा, एक इंस्टेंट होगा जब आपकी कार यहां पर होगी, एक इंस्टेंट होगा जब आपकी कार यहां पे होगी। जस्ट थोड़ी देर बाद यहां पर नहीं होगी, थोड़ी आगे निकल गई होगी। जस्ट थोड़ी देर बाद थोड़ी आगे निकल गई होगी, यहां पर नहीं होगी। जस्ट थोड़ी देर पहले यहां पर नहीं रही होगी, थोड़ी पहले रही होगी, थोड़ी पहले रही होगी। तो ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब कार एग्जैक्टली यहां पर है, दैट इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम जब कार एग्जैक्टली यहां पर है। फिर दिस इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम जब कार एग्जैक्टली यहां पर है। दिस इज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम जब कार एग्जैक्टली यहां पर है, ठीक। आप समझ लो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक। इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पर अगर डेल्टा टी आपसे लिखने बोला जाए तो आप 0 लिखोगे, क्योंकि कोई टाइम बीता ही नहीं है। यहां पर तो एक इंस्टेंट है, एक मोमेंट है, यहां पर कोई टाइम बीता ही नहीं है, कोई स्पैन ऑफ टाइम है ही नहीं, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। जैसे स्टूडेंट जब आप वीडियोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी, ठीक है, तो आप कुछ देर की वीडियोग्राफी करते हो, कुछ देर की वीडियोग्राफी करती हो, वहां पे डेल्टा टी जो है वो 5 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 100 सेकेंड्स हो सकता है। तो दैट इज अ इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज अ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। लेकिन जब आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी, फोटो खींचते हो, तो उसमें एक इंस्टेंट कैप्चर होता है, इंस्टेंट जो है वो कैप्चर होता है ना, एक पल, एक मोमेंट कैप्चर होता है, ठीक है। वहां पर डेल्टा टी 0 होता है। लेकिन जब आप वीडियोग्राफी करते हो तो एक लंबा दौरान कैप्चर होता है, एक इंटरवल ऑफ टाइम कैप्चर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइम इंटरवल और इंस्टेंट में क्या अंतर होता है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, उसकी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम डेल्टा टी लिखेंगे तो दैट विल बी 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक और छोटा सा टर्म देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म होता है स्टूडेंट्स, और डे टू डे लाइफ में इस टर्म को बहुत जगह यूज कर रहे होते हैं, बस हमें पता नहीं होता है। उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट मैच 2020 का मैच चल रहा है, तो आप देखो 0 ओवर्स के बाद 0 रन हैं, 5 ओवर्स के बाद जो रन हैं वो है 30, 10 ओवर्स के बाद 80, 15 ओवर्स के बाद 120 और 20 ओवर्स के बाद 180, ठीक है। तो ये आपको स्कोर कार्ड सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्रिकेट में स्टूडेंट्स रन रेट कैलकुलेट किया जाता है, ना रन रेट कैलकुलेट। तो चलो हम भी रन रेट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पूरे मैच का अगर हम रन रेट कैलकुलेट करें, पूरे मैच का मतलब 0 से 20 ओवर्स, 0 से 20 ओवर्स का पूरे मैच का रन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे कि कितने रन्स बने हैं, कितने रन्स बने हैं। 180 रन्स बने हैं, पहले 0 थे, ठीक, 180 रन्स बने टोटल। और कितने ओवर्स पास हुए हैं, दैट इज 20 माइनस 0, ठीक है। दिस इज 180 बाई 20, सो दिस इज 9 रन्स पर ओवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको तो पता ही है इस तरह से रन रेट कैलकुलेट किया जाता है क्रिकेट में। दिस इज रन रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने स्टूडेंट्स पूरे मैच का रन रेट कैलकुलेट किया। हम चाहे तो सिर्फ लास्ट के 5 ओवर्स का भी रन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वो कैसे करेंगे देखो, रन रेट लास्ट के 5 ओवर्स का,
मतलब 15 से 20। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लास्ट के 5 ओवर्स में कितने रन्स बने, तो दैट बिलीव 180 माइनस 120, सही बात है, और कितने ओवर्स बीते, दैट इज 20 माइनस 15 ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इज 60/5, दैट इज 12 रन्स पर ओवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रन रेट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखो रन रेट निकालने का ये जो मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा गौर करो। रन रेट इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन रन्स डिवाइडेड बाय चेंज इन ओवर्स। अब ध्यान दो, जैसे ये वाले केस में आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ऊपर हमने क्या लिखा है कि लास्ट 5 ओवर्स में रन्स कितने बने, मतलब कितने रन्स चेंज हुए। 15 ओवर के एंड में इतने रन्स थे, 20 ओवर के एंड में इतने रन्स थे, तो रन्स कितने चेंज हुए 180 माइनस 120, और ओवर्स कितने चेंज हुए 20 माइनस 50, दैट इज 5। चेंज इन रन्स डिवाइड बाय चेंज इन ओवर्स। अब स्टूडेंट जैसे ही चेंज वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि यार इसको तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, डेल्टा रन्स डिवाइड बाय डेल्टा ओवर्स। सही है, साइंटिफिक वे में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रन रेट इज इक्वल टू डेल्टा रन्स डिवाइड बाय डेल्टा ओवर्स। अब ये जो रन रेट है ना स्टूडेंट्स, यही है रेट ऑफ चेंज। रन रेट तो एक कॉमन टर्म हो गया जो क्रिकेट में यूज होता है, बट फिजिक्स के एंगल से अगर हम देखें, मैथ्स के एंगल से देखें, तो जब हम रन रेट को इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रन रेट इज रेट ऑफ चेंज। रन रेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रन्स विथ ओवर्स। रन रेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रन्स विथ ओवर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ रन्स विथ ओवर्स मतलब ऊपर हमने लिखा डेल्टा रन्स और नीचे लिखा डेल्टा ओवर्स, ठीक। तो जब हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, दो चीजों को डिवाइड कर रहे होते हैं, दो चीजों को डिवाइड कर रहे होते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे होते हैं। इनफैक्ट दो फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज को डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवाइड चेंज ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। सही है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका चेंज लिखा आपने, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसका भी चेंज लिखा और दोनों को डिवाइड किया, तो वो जो चीज होती है उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यहां पे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रन्स विथ ओवर्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या है ये आप समझ गए होंगे, और भी कई सारे हम सिचुएशंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी थोड़ा सा देख रखा है, और डिटेल में यहां पर देखेंगे, आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पोजीशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे सपोज करो ये एक रोड है, यहां पर एक ट्री है और ये फरारी कार है भाई, फरारी कार ये इस रोड पे चल रही है। इसके पोजीशन की हम बात करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में देखा है कि पोजीशन की बात करने के लिए एक ओरिजिन की जरूरत होती है, ठीक है, ओरिजिन की जरूरत। तो जहां पर ट्री है ना उसी को ओरिजिन ले लेता हूं मैं, और वहां से ये जो डिस्टेंस होगी उसको मैं पोजीशन बोलूंगा एक्स, ठीक है। अगर एक्स इज 1 मीटर तो मतलब जो कार है वो ट्री से 1 मीटर की दूरी पे है। एक्स इज 2 मीटर तो कार जो है वो ट्री से 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो इस तरह से हम पोजीशन की बात कर पाएंगे। और अब यहां पर ऐसा सोचो कि एक इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 5t, ठीक है। X is position of car and obviously you understand that t is time. अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन का मतलब बहुत सिंपल है, शायद आप समझ रहे होंगे। देखो मैं फोटोग्राफ बना के समझाता हूं आपको। ये रोड है हमारा, ये ट्री है जहां पे ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो t, अगर इस इक्वेशन में हम t 0 रखें तो x कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक बात है। अगर हम t 1 रखें तो आप देखो x कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं t की वैल्यू 2 रखूं तो x कितना आएगा, अब ध्यान दो यहां पे t 2 रख रहा हूं तो x विल बी 10। अगर मैं t की वैल्यू 3 रखूंगा, यहां पे t की वैल्यू 3 रखूंगा तो x विल बी 15। t की वैल्यू 4 रखूंगा तो x विल बी 20। अब देखो इसका मतलब क्या है कि t इक्वल्स टू 0 पे
x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, मतलब कार कहां पर है स्टूडेंट्स बताएं? यहां पर है। t इक्वल टू 0 पे कार जो है वो यहां पर है, ओरिजिन पे है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। फिर t इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? कार का पोजीशन 5 हो गया है, 5, ठीक है। तो कार आगे आ गई होगी, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है, 1 सेकेंड एट x इक्वल टू 5, ओके। फिर थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड और बाद क्या हो रहा है? x इक्वल टू 10 है, मतलब 1 सेकेंड और बाद, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x इक्वल टू 10, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या हो रहा है? x 15 है, तो x जो है वो 15 हो गया एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आप देख सकते हो क्या हो गया है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या बता रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये कार कैसे चल रही है। बिल्कुल शुरू में t इक्वल टू 0 मतलब होता है बिल्कुल शुरू में ये कार जो थी वो ओरिजिन पे थी, फिर 1 सेकंड बाद वो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे आ गई, 2 सेकंड बाद वो 10 मीटर की दूरी पे आ गई, 3 सेकंड बाद वो 15 मीटर की दूरी पे आ गई, और 4 सेकंड बाद वो 20 मीटर की दूरी पे आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक बात है। चलो अब एक और सिचुएशन लेते हैं। अब हमारे पास फिर से वही कार है जो चल रही है, लेकिन अब इक्वेशन थोड़ी अलग दी हुई है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, फिर से मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से बिल्कुल। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम t0 पुट करें तो x 0 आएगा, t1 पुट करके आप देखें इस इक्वेशन में x 1 आएगा, t2 पुट करके देखें आप देखें स्टूडेंट्स x जो है वो 4 आएगा, t3 पुट करके देखेंगे तो x जो है वो 9 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि t इक्वल 0 पे कार जो है वो ओरिजिन पे था, यहां पर t इक्वल 0 पे, ठीक है। t इक्वल टू 1 पे क्या हुआ? कार जो है ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे आ गया, ठीक है। t इक्वल टू 1 पे x जो है वो 1 हो गया, t इक्वल टू 2 पे x 4 हो गया, ठीक है। तो ये दूरी 1 थी तो यहां तक 2 होगा, कुछ 3 4 यहां पर कुछ डिस्टेंस x इक्वल टू 4 हो गया एट t इक्वल टू 2। फिर t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू 9 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 5 है, लगभग यहां 10 होगा, थोड़ा पहले यहां कहीं 9 होगा। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, गलत कर लिया हमने, आपने देख रहे होंगे आप शायद कि मैंने गलत बना दिया है। x इक्वल टू 1 पे कब था वो? t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे x 1 है, t इक्वल टू 2 पे क्या है? x 4 है, t इक्वल टू 2 पे x जो है वो 4 है, ठीक है। तो यहां कहीं 2 होगा, 3 4 यहां पे कहीं सपोज, ठीक है। तो x इक्वल टू 4, मैंने यहां 5 लिख दिया था पहले, इसलिए रब करना पड़ा मुझे, ठीक है। 2 सेकंड पे कार जो है वो यहां आ गई है, फिर 3 सेकंड पे जो कार है वो कहां चल गई है? x इक्वल टू 9, तो ये डिस्टेंस 4 है, तो ये लगभग 8 होगी, यहां कहीं 9, t इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और टर्म भी यहां लिख सकते हैं हम चाहे तो, t इक्वल टू 4 पे क्या होगा? x जो है, अब देखो यहां पे t4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16, ठीक है। तो यहां पे प्लॉट करेंगे अब इसको, तो 16 लगभग यहां कुछ आना चाहिए, समथिंग लाइक, ठीक। तो अब ये इक्वेशन ने हमें क्या बताया, आपको समझ में आया बात? कि ओरिजिन पे जो t इक्वल टू 0 पे कार जो थी वो ओरिजिन पे थी, 1 सेकंड बाद वो थोड़े दूर आ गई, 2 सेकंड बाद वो 4 मीटर की दूरी पे आ गई, 3 सेकंड बाद वो 9 मीटर की दूरी पे आ गई, 4 सेकंड बाद वो 16 मीटर की दूरी पे आ गई, ठीक। अगर आपको 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की सिचुएशन पता करनी है, मान लो 3.5 सेकंड, 3.5 सेकंड पे कार कहां है? 3.5 सेकंड पे, तो क्या करोगे? यहां 3.5 पुट करोगे, x आ जाएगा, ठीक। अब आपको पता करना है कि 3.1 सेकंड पे कार कहां थी, तो यहां पे 3.1 पुट करोगे, कार की पोजीशन आ जाएगी, ठीक। तो ऐसी जो इक्वेशंस दी होती हैं उनका मतलब हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, जो अभी अब तक आपको हो भी गया होगा, ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये दोनों जो सिचुएशंस हमने देखी उनमें एक चीज तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहां पर जो मोशन हो रहा था वो थोड़ा खास था। देखो कैसे खास था, पहले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 5, दूसरे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 5, तीसरे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 5, चौथे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 5, ठीक है। हमेशा 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 5। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 1, दूसरे 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 3,
फिर तीसरे 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 5, चौथे 1 सेकंड में आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 7, 16 माइनस 9, 7। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर हर 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, ठीक है। और यहां पर नीचे वाले केस में लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। सही है ना? तो स्टूडेंट्स यहां पे एक टर्म भी मैं यूज करना चाहूंगा, इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने सीखे स्टूडेंट्स, हालांकि बाद में फर्दर चैप्टर्स में हम और भी डिटेल में इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है थोड़ा सा हमें पता भी है, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये बात समझो कि सपोज करो ये कोई आदमी है जो आगे की तरफ जा रहा है, एक और आदमी है ये भी आगे की तरफ जा रहा है। ये जो आदमी आगे जा रहा है उसकी स्पीड है वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो आदमी आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस डेटा से आप क्या इन्फर कर सकते हो, क्या समझ सकते हो? देखो ये जो आदमी है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है, और ये जो आदमी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस आदमी की वेलोसिटी कम है मतलब वो स्लो स्लो चल रहा है, सही बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो आदमी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है मतलब वो फास्ट फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी कम होने का मतलब होता है कि स्लो चल रही है कोई चीज, वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो जल्दी जल्दी चल रही है, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। सपोज करो ये आदमी यहां पर है, ठीक है, फिर वो आदमी आगे जाते जाते यहां पहुंच गया, ठीक है, और सपोज करो वो 50 मीटर आगे गया है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ से 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स लगते हैं उसको 50 मीटर आगे जाने में, ठीक। तो हम बोल सकते हैं उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, तो कितना आगे गया है स्टूडेंट्स 50, तो डेल्टा एक्स विल बी 50 मीटर्स। और कितना टाइम बीता है 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। तो आप देखिए यहां जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये जो आदमी आगे जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सिंपल तरीका होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो वेलोसिटी है उसको हम रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि वेलोसिटी को हम रेट ऑफ चेंज कैसे बोल सकते हैं? देखो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है, चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी एक्स, चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी टाइम, सही है। देखो ऊपर हमारे पास क्या है चेंज ऑफ पोजीशन, नीचे क्या है चेंज ऑफ टाइम। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, विथ टाइम। तो इस तरह से हम वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का एक और नाम हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। इनफैक्ट कई बार वेलोसिटी को डिफाइन करना होता है तो लोग डिफाइन भी इस तरीके से करते हैं कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन देखें, ये सिचुएशन हम कुछ देर पहले देख चुके हैं स्टूडेंट्स। इसमें अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, सही है ना, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड तक की वेलोसिटी निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स कितना लिखेंगे आप देखें, x जो है वो फाइनली 16 है और पहले कार जो है वो ओरिजिन पे थी, तो दैट इज 16 माइनस 0, एंड डेल्टा टी इज 4 माइनस 0, सो दैट इज 16/4, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें यहां पे एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया ना कि वेलोसिटी जो है हमें बताती है कि कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो यहां पे ऑलरेडी बहुत ही क्लियर है कि शुरू में जो कार है वो स्लो चल रही थी और बाद में जो कार है वो फास्ट चलने लगती है, ठीक। देखो आप शुरू के 1 सेकेंड में सिर्फ 1 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दूसरे 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, फिर अगले 1 सेकंड में 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है।
मतलब जैसे जैसे कार आगे जा रही है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, पहले वो स्लो थी बाद में फास्ट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहां पर जो वेलोसिटी निकाली पूरी जर्नी की, उसमें तो बस एक ही नंबर आ रहा है 4, एक ही नंबर आ रहा है 4। सही बात है ना स्टूडेंट्स? लेकिन अगर कार पहले स्लो थी तो पहले की स्पीड कुछ और होगी और बाद की वेलोसिटी कुछ और होगी। सही बात है, कार पहले स्लो चल रही थी तो पहले की वेलोसिटी कम होनी चाहिए और बाद की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अलग अलग नंबर्स आने चाहिए वेलोसिटी के। देखिए हमारे पास तो वेलोसिटी का एक ही नंबर आया 4 4 4। तो ये क्या चक्कर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये कुछ वैसा ही चक्कर है जैसा कि हमने रन रेट वाले केस में बात की थी। ये जो नंबर है यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी का एग्जैक्ट आइडिया बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ये हमें सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया दे रहा है, ओवरऑल आइडिया दे रहा है, कुछ वैसे ही जैसे कि रन रेट वाले केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये पूरे जर्नी का एक ओवरऑल आइडिया हमें दे रहा है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स ये जो वेलोसिटी होती है इसको मोर एक्यूरेटली एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वर्ड यहां पे लिखने का मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है वो एक ओवरऑल आइडिया ही सिर्फ दे रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये समझा कि जिस वेलोसिटी की अभी तक हम बात कर रहे थे उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और उसको कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इस फोटोग्राफ की तरफ आप गौर डालें स्टूडेंट्स, दिस इज ए स्पीडोमीटर। ये एक डिवाइस है जिसका नाम है स्पीडोमीटर। ठीक है, ये क्या बताता है स्टूडेंट्स? ये वेलोसिटी बताता है। ये कार में, बाइक में, स्कूटर्स में लगा होता है सामने में। ठीक है, इसमें एक नीडल होती है जो आगे पीछे चल रही होती है। अगर हम बहुत स्पीड में बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो ये नीडल जो है वो इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, और हम धीरे चला रहे हैं तो इधर की तरफ होगी। जैसे अभी ये नीडल 60 पे है तो ये बता रही है कि जो वेलोसिटी है वो 60 है, वेलोसिटी जो है वो 60 है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी वो कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। स्पीडोमीटर जो वेलोसिटी हमें बताता है दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वो एक अलग तरह की वेलोसिटी बताता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। दैट इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है ये हमने पहले समझा है। देखो स्टूडेंट्स क्या कैच है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज करो आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, ठीक है, रोड पे। तो जब हम रोड पे बाइक चलाते हैं तो कभी हमें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है। ठीक, जैसे हम ट्रैफिक से गुजर रहे हो तो वेलोसिटी कम करनी पड़ती है, खाली रोड हो तो वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये जो स्पीडोमीटर का नीडल है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, कभी आगे कभी पीछे, ऐसा चलता रहता है। ठीक, और सपोज करो एग्जैक्टली जब आपकी बाइक यहां पर थी, ठीक है, तो उस मोमेंट पे अगर आप स्पीडोमीटर को देखोगे, प्लीज नोट मोमेंट, इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पे आप स्पीडोमीटर को देखोगे तो उसकी नीडल मान लो यहां पर कहीं है। ठीक, मान लो ये है 20, तो इसका मतलब है कि इस मोमेंट पे आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज 20। ठीक, जस्ट थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने स्पीड अपनी चेंज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो थोड़ी देर बाद अब जब यहां पर हो तो उस टाइम पर स्पीडोमीटर का नीडल यहां पर आ गया, सपोज कर लो 30 पे, यानी कि इस मोमेंट पे स्पीडोमीटर बता रहा है कि इस मोमेंट पे आपकी वेलोसिटी जो है वो 30। ठीक है, फिर ट्रैफिक था तो धीरे धीरे आपको वेलोसिटी अपनी कम करनी पड़ी, तो इस मोमेंट पे जब आपकी कार या बाइक यहां पर है तो स्पीडोमीटर दिखा रहा है कि आपकी वेलोसिटी 10 है। तो ये जो वेलोसिटीज हैं ये कौन सी वेलोसिटीज हैं जो स्पीडोमीटर बता रहा है? दे आर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये जो वेलोसिटी हमने निकाली थी ये पूरे जर्नी का एक ओवरऑल व्यू था, इसलिए इनको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन ये जो स्पीडोमीटर बता रहा है वो एग्जैक्ट एक इंस्टेंट की बात है कि इस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली वेलोसिटी इतनी है, इस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली वेलोसिटी इतनी है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है वो हमें एग्जैक्ट आइडिया दे रहा है। एग्जैक्ट आइडिया कैसे? एग्जैक्ट आइडिया दे रहा है कि जब हमारी बाइक यहां पर है तो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे वेलोसिटी 20 है, जब हमारी बाइक एग्जैक्ट यहां पर है तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी एग्जैक्टली 10 है। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्ट आइडिया हमें देता है। ठीक है,
जैसे इस केस में भी स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने बात की कि जैसे जैसे कार आगे जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसमें जो स्पीडोमीटर होगा, ठीक है, उसकी नीडल जो है जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उसका जो नीडल है वो इधर की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स, इधर की तरफ मूव करेगा, और वो हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बता रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। देखो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पता करने का एक तरीका तो हो गया कि स्पीडोमीटर को देख लो आप, ठीक है। लेकिन सपोज करो हम स्पीडोमीटर को देख के नहीं, हम कुछ कैलकुलेशन करके निकालना चाहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो कैसे करेंगे? सपोज करो ये जो फॉर्मूला है वही हम यूज करते हैं अगर, कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, सपोज करो जब कार एग्जैक्टली यहां पर है, जब कार एग्जैक्टली यहां पर है, उस मोमेंट पर, जब कार एग्जैक्टली यहां पर है 3 सेकंड पर, उस मोमेंट पर, एग्जैक्ट उस मोमेंट पर मुझे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो डेल्टा टी कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे स्टूडेंट्स। प्लीज नोट, डेल्टा टी 3 नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी 3 नहीं लिखेंगे। 3 तो यहां से यहां का टाइम इंटरवल है, 3 तो यहां से यहां का टाइम इंटरवल होगा। हमें तो बस इस मोमेंट की बात करनी है, सिर्फ इस मोमेंट की। तो हमने देखा है कि मोमेंट के लिए डेल्टा टी क्या होता है? 0। ठीक है, अब इस मोमेंट पे कार ने कितनी दूरी ट्रैवल की है, ये बताओ। इस मोमेंट पे कार ने कितनी दूरी ट्रैवल की है? अरे इस मोमेंट पे तो कार सिर्फ यहां पर है, इस मोमेंट पे तो कार यहां पर है। इस मोमेंट के बाद वो आगे जाएगा और इस मोमेंट के पहले वो आगे था, लेकिन इस मोमेंट पे तो वो एग्जैक्टली यहां पर है। इस मोमेंट पे वो यहां पर है, उसने कोई दूरी ट्रैवल सिर्फ इस मोमेंट में नहीं की है, तो डेल्टा एक्स भी 0। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 9 मीटर उसने ट्रैवल किए, नहीं, तो वो तो इस पूरे टाइम इंटरवल में की है ना। 9 मीटर तो उसने इस पूरे टाइम इंटरवल में कवर किया है, इस मोमेंट पे तो वो बस यहां पर है, तो डेल्टा एक्स भी 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स इतना तो आपको पता ही है कि ये तो अनडिफाइंड होता है, तो इसका क्या मतलब है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते? नहीं, ये तो गड़बड़ बात है। मैथ्स बोल रही है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो अनडिफाइंड आ गई, लेकिन स्पीडोमीटर तो कैलकुलेट कर पाता है ना यार, स्पीडोमीटर तो कैलकुलेट कर पाता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन हां हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहीं पर स्टूडेंट्स एक नए टाइप के मैथ्स की जरूरत पड़ती है हमें, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है। देखो, अभी तक हमें जितनी मैथ्स आती थी उससे तो अनडिफाइंड आ गई इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, मतलब हमें जितनी मैथ्स आती है उससे तो नहीं निकल सकता, यानी कि हमें और मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, एंड दैट मैथ्स इज कैलकुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही अब हम देखना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह चीज समझ में आए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। वो पूरे जर्नी का एक ओवरऑल आइडिया है, एक टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट किया जाता है उसको, टाइम इंटरवल पे। जबकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एक मोमेंट की बात है, एक इंस्टेंट की बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास अब 2 टाइप की वेलोसिटी हो गई है, एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिर्फ वेलोसिटी बोलूं, जैसे एवरेज वेलोसिटी बोलूं तो आप समझ जाओगे ये वाली है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलूं तो आप ये वाली समझ जाओगे, लेकिन मैं बोलूं सिर्फ वेलोसिटी, मैंने एवरेज या इंस्टैंटेनियस वर्ड यूज नहीं किया, तो आप कौन सी वेलोसिटी समझोगे? तो स्टूडेंट्स आपको समझना है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फिजिक्स में कभी भी सिर्फ वेलोसिटी बोला जा रहा है तो उसका मतलब होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब के बाद से जब भी हम वेलोसिटी बोलेंगे तो आप समझ जाओगे कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात की जा रही है। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी की बात करनी होगी तो मैं बोलूंगा कि एवरेज वेलोसिटी।